इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक भारत में संवैधानिक विकास के चरणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अब तक पिट्स इंडिया एक्ट, सन 1786 का विनियम अधिनियम के साथ आज हम बात करेंगे सन 1793 का चार्टर एक्ट। सन 1703 में कंपनी के कार्यकाल में जो 20 वर्षों तक के जो विस्तार किया गया वह 1793 में समाप्त हो रहा था। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रण मंडल जो था, जिसका मुख्य कार्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखना तथा भारत में सिविल, राजस्व और सेना संबंधी मामलों पर नियंत्रण रखना, परंतु ब्रिटिश सरकार के निदेशक मंडल ने लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए इस रिपोर्ट के आधार पर नियंत्रण मंडल ने कंपनी की स्थिति को संतोषजनक मानते हुए इस बात पर बल दिया कि 1793 में एक चार्टर एक्ट जारी किया जाए, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी पर सिविल, राजस्व और सेना संबंधी नियमों के लिए कार्यों के लिए जो नियंत्रण मंडल स्थापित किया गया था, उसके कार्यों में पुनः 20 वर्ष की वृद्धि की जाए। परंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल या मैनेजिंग जो था, उनके ऊपर होने वाले व्यय और खर्च का भुगतान भारत के राजस्व में से किए जाने की व्यवस्था की गई, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कोई भार न पड़े। 1793 के चार्टर एक्ट के उपबंधों के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल का तात्पर्य होता है कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर जनरल सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे, उनके कार्यों में वृद्धि की जाए तथा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, जो उनके नियंत्रण में थी, जो व्यवस्थाएं हमने काफ़ी पहले देखी थी, उनके द्वारा इस प्रकार की महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को किया जाए ताकि दोनों प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर हैं, उन गवर्नरों के परामर्श की उपेक्षा न कर सके तथा उनके भी आदेशों की पालना की जा सके। समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक, आर्थिक, राजस्व, सैनिक और सिविल कार्यों पर नियंत्रण के लिए आने वाले 20 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संबंध बने, उसके लिए एक नया चार्टर एक्ट 1793 में बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था पूरे भारत में ब्रिटिश अधीन क्षेत्र का तात्पर्य होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों पर एक समान नियंत्रण रखने के लिए तथा एक समान केंद्रीय शक्ति के उद्भव को स्थापित करने के लिए इस चार्टर एक्ट को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, जिसके पीछे मुख्य कारण था कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शक्तिशाली होती जा रही थी, जिसके लिए यह आवश्यक था कि पूरे भारत में एक समान केंद्रीय व्यवस्था को स्थापित किया जाए, जिससे कि एक समानता रहे और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं, उनके अंदर तीनों प्रेसिडेंसी अर्थात कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों पर सिविल, राजस्व, न्याय और सैनिक संबंधी एक रूपता को स्थापित करने के लिए नए नए कानूनों को समय समय पर लागू किया गया। इसके लिए इंग्लैंड की संसद ने नए संवैधानिक सुधारों के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करते हुए सन 1793 में जिस चार्टर एक्ट को लागू किया, वह चार्टर एक्ट इंग्लैंड की संसद के द्वारा बनाया गया था, परंतु वह इंग्लैंड की संसद के बाद भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया। इसके बाद क्या प्रभाव हुआ, जैसा कि हम जानते हैं कि हर 20 वर्ष बाद अलग अलग समय में नए चार्टर एक्ट लागू किए जाते थे। 1793 के बाद पुनः 20 वर्ष बाद इस चीज़ की आवश्यकता पर बल दिया गया कि अब 20 वर्षों के बाद पुनः ब्रिटेन की संसद, ब्रिटिश संसद जो है,
वह 1813 में विनियम अधिनियम, जिसे कहा जाता है सन 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट 1813। अब अगर हम 1813 की बात करें तो उस समय तक अंग्रेजों का भारत में द्वितीय चरण प्रारंभ हो चुका था। द्वितीय चरण अपने पूर्ण उफान पर था और 1813, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था, 1813 में अगर हम तुलना करते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति क्या थी। 1813 से पहले 1756 से लेकर 1757 से लेकर 1813 के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मैसूर, कर्नाटक, मराठा, अवध, दक्षिणी भारतीय संपूर्ण क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति के द्वारा, राजनीतिक कूटनीति के द्वारा भारत के संपूर्ण उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी समुद्र तटों पर सभी सामरिक स्थलों पर इनका नियंत्रण हो चुका था। और मध्य भारत, अगर हम मध्य भारत की बात करते हैं 1813 में, तो अवध, बनारस, मालवा, ग्वालियर और इंदौर की जो राजघराने थी ये भी ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ चुके थे। परंतु 1813 तक उत्तर भारत के जो कुछ क्षेत्र थे, जैसे राजपूताना, सिख, सिंध, ये जो क्षेत्र थे ये अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर थे। तो ऐसे समय में इंग्लैंड की संसद ने 1813 में चार्टर एक्ट 1793 के 20 वर्ष पूर्ण होने के बाद 1813 में एक नया अधिनियम बनाया, जिसमें ब्रिटिश सरकार अर्थात इंग्लैंड की सरकार ने यह अनुमोदन किया कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा की जाए, ताकि भारत में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है उनके कार्यों में सुधार किया जा सके और भारत में उन क्षेत्रों पर जो नियंत्रण किया जाए उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाए। परंतु इस व्यवस्था में मुख्य जो कार्य था वह ये था कि तीनों क्षेत्र में विधायी निकायों के लिए इस कानून को स्वीकार किया गया तथा पहली बार नियंत्रण मंडल की देखरेख में इंग्लैंड की संसद ने भारत में सैनिकों के प्रशिक्षण केंद्र और सैनिकों के ट्रेनिंग केंद्र के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए 2 जगह पर सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई, क्योंकि इससे पहले संवैधानिक अनिश्चितताओं का निराकरण करने के लिए भारत में कभी भी सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना नहीं की गई थी। यह पहली बार हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने या इंग्लैंड की संसद ने भारत में सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की तथा भारत में पहली बार ये कहा जा सकता है कि 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भारत के राज्य क्षेत्र, अर्थात राज्य क्षेत्र का सीधा तात्पर्य होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आने वाले सभी क्षेत्रों पर ब्रिटिश सम्राट की या इंग्लैंड की संसद की संप्रभुता का अभ्युदय हुआ। अर्थात यहाँ से प्रारंभ हो चुका था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधीन क्षेत्र थे, भारतीय क्षेत्र थे, उनके ऊपर ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण का अभ्युदय अर्थात उसकी शुरुआत हो चुकी थी, जो यह दर्शाती है कि लंबे समय से भारत में जो प्रचलित व्यवस्था थी उसके निराकरण के लिए किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने कानूनों के द्वारा भारत में सुधार कार्य किए। 1793 के बाद समय समय पर हर 20 वर्षों में जो कानून बनाए जाते थे वे कानून यह दर्शाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसका नियंत्रण है, ब्रिटिश संसद का या इंग्लैंड की संसद का नियंत्रण है। अब 1813 के बाद पुनः 20 वर्षों बाद अर्थात 1833 में पुनः एक अधिनियम लागू किया गया जो महत्वपूर्ण था, जिसे भारतीय इतिहास में सन 1833 का अधिनियम कहा जाता है। सन 1829 में विधिक विनिमयों को भारत के कार्यों की जांच करने के लिए सेलेक्ट कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी ने
अपनी रिपोर्ट में यह दर्शाया कि भारत में न्याय पुलिस व्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया जाए तथा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए ताकि भारत में ब्रिटिश अधीन क्षेत्रों के अंतर्गत न्यायालय की स्थापना की जा सके। इन कार्यों के लिए पहली बार 1813 के 20 वर्ष बाद 1833 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत भारत के न्याय प्रशासन अर्थात भारत में जो न्याय व्यवस्था थी उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए तथा तत्कालीन परिस्थितियां जो थी उनको प्रेसिडेंसी शासन या एक केंद्रीय विधानमंडल, यहाँ पे इस बात पर जोर दिया जाएगा कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्रों पर एक केंद्रीय विधानमंडल अर्थात पूरे भारत में अंग्रेजों के अधीन जो क्षेत्र थे वहाँ पर एक ही केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की जाए और ब्रिटिश संसद का उस पर सीधा नियंत्रण रहे। इसके लिए 1833 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे कहा जाता है 1833 का अधिनियम। सन 1833 में भारत सरकार की व्यवस्था में 3 दोष विद्यमान थे। विधि विनिमय की प्रकृति में होने वाले बदलावों को देखते हुए पहली बार उनके दोषों के निराकरण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय क्षेत्रों में नए नए कानूनों को महत्व दिया गया, जो ये दर्शाते हैं कि भारत में धीरे धीरे किस प्रकार की व्यवस्थाएं हो रही थी। अब 1833 के अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो यह अधिनियम द्वारा कंपनी को आगामी 20 वर्षों के लिए अर्थात 1954 तक के लिए 30 अप्रैल 1854 तक के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करने की व्यवस्था की गई 1854 तक। दूसरी जो व्यवस्था थी वो ये थी, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधि निर्माण शक्तियों को समाप्त करके कलकत्ता के संघ परिषद गवर्नर जनरल को ही संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया तथा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीकरण की अनिवार्यता को समाप्त किया गया और विनियम के स्थान पर अधिनियम का नाम दिया गया। और इसके साथ इंग्लैंड की संसद ने यह घोषणा भी की कि राज्य क्षेत्र और राजस्व की संपूर्ण सिविल और सैन्य सरकार के अधीक्षण व नियंत्रण करने और निर्देश देने का अधिकार केवल गवर्नर जनरल में निहित किया जाएगा, जिसके द्वारा वो समय समय पर भारत में अंग्रेजों के अधीन व्यवस्थाओं का उपयोग करते रहेंगे। इन उपबंधों के अधीन पूरे भारत में संवैधानिक विकास को देखते हुए जो समय समय पर घोषणाएं की गई, जिसमें कंपनी को किस प्रकार से वाणिज्यिक कार्य करने हैं इसके बारे में वर्णन किया गया। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्थिक कार्य थे उनको किस तरीके से स्थापित किया जा सके, और अधिनियम में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि भविष्य में किसी भी पद के लिए योग्यता की एकमात्र कसौटी होगी केवल धर्म, जन्म स्थान, जाति और वर्ण के कारण किसी भी व्यक्ति को कोई भी पद या सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता है। सन 1833 के अधिनियम में अनिश्चितता, अस्पष्टता और विविधता के दोषों से युक्त पूर्णतः विधि के समरूपता प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था। परंतु यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि समय के साथ इंग्लैंड की संसद ने भारतीय क्षेत्रों में जो अधिनियम पारित किए वे किस लिए महत्वपूर्ण थे। महत्वपूर्ण होने का मूल कारण था कि गवर्नर जनरल के अधीन होने वाले संवैधानिक विकासों को एक युगांतकारी घटना माना गया और उस युगांतकारी घटना के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों को किस तरीके से संगठित और शक्तिशाली बनाया जा सके, जो उसकी मुख्य आवश्यकता रही थी, तथा यह दर्शाने का प्रयास था कि 1600 में
जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होने वाले भारतीय क्षेत्रों पर किस तरीके से नियंत्रण रखा जा सकता था।